नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का यूपी रेगुलर क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और जैसा कि आपको पता है कि यूपी पीसीएस आरओ के संबंध में जो हम लोग अभ्यास सीरीज कर रहे थे, जिसमें मैंने वर्ल्ड जियोग्राफी में खासकर बताया था कि हम लोग क्या करेंगे, पहले महाद्वीपों को कवर करेंगे। और मैंने आपको बताया था मैं आपको 7 वीडियो दूंगा, 7 वीडियो। और महाद्वीप कितने हैं? 7। तो 7 वीडियो में 7 महाद्वीप कवर हो जाएंगे। और प्रत्येक महाद्वीप के जो भी प्रमुख क्षेत्र होंगे, एक एक क्षेत्र को अच्छे से देखेंगे, एक ओवरव्यू करेंगे, जिससे जब आप क्वेश्चन करोगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी कि हाँ ये मैंने क्लियर, ये कहाँ पे है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो एक ओवरव्यू इससे या इस वीडियो से आपको अच्छे से मिल जाएगा। 2 वीडियो ऑलरेडी हो चुके हैं, जिसमें से एक अंटार्कटिका के बारे में और एक ऑस्ट्रेलिया के बारे में पूरा का पूरा हम लोगों ने कवर कर लिया था। ठीक, आज हम लोग कवर करने वाले हैं अफ्रीका। अफ्रीका महाद्वीप को आज पूरी तरीके से समाप्त करेंगे। प्रमुख उसमें नदियाँ कौन सी हैं, कौन कौन सी रेखाएं गुजरती हैं, झील कौन सी है, जनजाति कौन सी है, एग्रीकल्चर कैसा क्या है, ठीक है ना, कौन कौन से द्वीप हैं, जल संधियाँ कौन कौन सी आसपास, सब कुछ A to Z आज देखने वाले हैं, एक ओवरव्यू करने वाले हैं। ठीक, इसके बाद आज 3 हो जाएंगे, उसके बाद 4 वीडियो बचेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं सेशन की। उससे पहले चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। एक चीज़ शुरू करने से पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि जैसे ही ये 7 वीडियो समाप्त होते हैं, जैसे ही 7 वीडियो समाप्त होते हैं, वैसे ही आप टेस्ट लगाना शुरू कर देना वर्ल्ड जियोग्राफी में। और मेरा दावा है वर्ल्ड जियोग्राफी में आपको लगभग 80% प्रश्न मिलना शुरू हो जाएंगे। 80% आपका सही हो जाएगा प्रश्न। ठीक है, बचेगा 20 से 30% जो बीच बीच की चीज़ें होती हैं, जैसे पृथ्वी की आंतरिक संरचना है, ज्वालामुखी है, ज्वार भाटा है ना। तो ये सब मैं आपको अलग से करवा दूंगा क्वेश्चन आंसर में, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है उसमें। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो हम लोग अफ्रीका करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप ये मैप देखिए, और इस मैप में आपको बहुत अच्छे से दिख रहा है क्या चीज़, इस मैप में आपको अफ्रीका दिख रहा है। तो सबसे पहले मैं बता दूं, नीचे हम लोगों ने अंटार्कटिका पढ़ लिया है, हम लोगों ने ये ऑस्ट्रेलिया कवर कर लिया है, हम लोगों को आज ये कवर करना है अफ्रीका। ठीक है, चलिए देखते हैं। कुछ चीज़ें मैं पहले ओरली बताता हूँ, उसके बाद देखेंगे मैप पे विस्तार से। देखिए, जो अफ्रीका है, जो अफ्रीका महाद्वीप है, इसी को अंध महाद्वीप भी कहा जाता है, अंध महाद्वीप। ठीक, इसी महाद्वीप से होकर गुजरती है ये वाली रेखा, जिसको हम लोग कहते हैं 23.5 डिग्री उत्तरी कर्क रेखा। एक रेखा गुजरती है बीचों बीच से, जिसको हम लोग 0 डिग्री बोलते हैं, भूमध्य रेखा। और एक रेखा गुजरती है नीचे से, जिसको हम लोग बोलते हैं 23.5 डिग्री दक्षिणी, मतलब मकर रेखा। तो एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिससे तीनों रेखाएं गुजरती हैं, कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा। ठीक, दूसरी चीज, यहीं से ऊपर से 0 डिग्री निकाली गई है, ग्रीनविच मीन टाइम, GMT, मानक समय रेखा। 0 डिग्री यहीं से समय का निर्धारित होता है, तो ये निकाली गई है। तो ये वाली भी रेखा कहाँ से? अफ्रीका से होकर गुजरती है। तो अफ्रीका से देखो, कर्क भी गुजर रही है, भूमध्य भी गुजर रही है, मकर भी गुजर रही है, और 0 डिग्री जो मानक समय रेखा है, ग्रीनविच टाइम है, वो भी गुजर रही है। ठीक, दूसरी चीज, जो अगर मैं गोलार्ध की बात, गोला की बात कर लूँ, ग्लोब, तो ग्लोब को अगर हम लोग ऐसे ऐसे बांट देंगे तो 1/4 हिस्सा ये बनेगा, 1/4 ये, 1/4 ये, 1/4 ये। तो भैया ये अफ्रीका ऐसा स्थित है कि भैया चारों गोलार्ध में, समझ रहे हैं, गोले के अगर 4 टुकड़े कर देंगे तो चारों में समाहित हो जाएगा। एकमात्र अफ्रीका है ये। ठीक है, तो चलिए, ये ओवरऑल हम लोगों ने थोड़ी थोड़ी बातें कर ली। और एक पॉइंट आपको पता ही है कि आर्थिक दृष्टि से देखा जाए, या राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए, शैक्षिक दृष्टि से देखा जाए, तकनीकी से देखा जाए, तो भैया अफ्रीका सबसे ज्यादा पीछे है। एक हिसाब से देखा जाए तो अफ्रीका में ही मानव सभ्यता की शुरुआत होती है, लेकिन अफ्रीका क्या है, इन्हीं सब चीजों में सबसे पीछे है। क्लियर है? चलिए, उसके बाद ओवरऑल एक चीज और देख लें, उसके बाद लिखना शुरू करते हैं कि ये वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पे पानी है, कौन सा महासागर है ये? अटलांटिक। कौन सा है? अटलांटिक महासागर। और अटलांटिक महासागर को अंध महासागर भी कहा जाता है। समझिएगा, यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए अंध महाद्वीप किसको कहते हैं, तो आप करोगे अफ्रीका, लेकिन अंध महासागर किसको कहते हैं, तो आप करोगे अटलांटिक। ठीक है ना। इधर साइड क्या है, पूर्वी साइड, तो इधर हिंद महासागर है पूरा का पूरा। और ये आपको दिख रहा है ऊपर, ये आपको दिख रहा है, मैंने ब्लू कर दिया है, ये क्या है, ये है भूमध्य सागर, भूमध्य सागर। ठीक है, तो इन सब के बारे में भी अच्छे से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग कुछ बातें लिख लेते हैं, उसके बाद मैपिंग में पूरा देखेंगे। ठीक है, समझिए, एक एक पॉइंट को बहुत ही अच्छे से देखना है।
हम लोग पढ़ रहे हैं अफ्रीका। ठीक, तो अफ्रीका अगर देखा जाए तो सबसे पहले कि क्षेत्रफल के आधार पर और जनसंख्या के आधार पर दूसरे नंबर पे है। क्षेत्रफल में देखें और जनसंख्या में देखें, जनसंख्या दोनों में हम लोगों ने देखा था पिछले टर्न पे कि भाई ये द्वितीय है, सेकंड नंबर पे है। ठीक, अफ्रीका को ही अंध महाद्वीप भी कहा जाता है, अंध महाद्वीप भी कहा जाता है। आर्थिक तौर पर, तकनीकी तौर पर, शैक्षणिक तौर पर सब पिछड़ा है ये। ठीक है ना, तो ये लिख लेना आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसके बाद कर्क, मकर और भूमध्य, तीनों रेखाएं इसको बीच से गुजरती हैं। तीनों रेखाएं क्या करती हैं, इसके बीचों बीच से होकर गुजरती हैं। और यह भी लिख लेना है कि अफ्रीका एकमात्र, क्या अफ्रीका जो है एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जो चारों गोलार्धों में स्थित है, चारों गोलार्ध में स्थित है। इसका मतलब क्या है, अगर आपको समझ में नहीं आया है तो मैं एक बार फिर बता दूं। मान लो ये पूरा गोला है, पूरी पृथ्वी है, और इस पृथ्वी को अगर हम लोगों ने ऐसे 4 भाग कर दिए, ऐसे 20 से 1 काट दिया और ये 0 डिग्री काट दिया, ठीक है, तो अफ्रीका एकमात्र ऐसा है कि भाई साहब ये कुछ ऐसे बना हुआ है, ये इस प्रकार से। तो यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है। ठीक है, तो ये चारों गोलार्धों में स्थित है। ठीक, अब अफ्रीका में थोड़ी और बातें कर ले, उसके पहले आप मैप देखोगे तो भैया ये है अफ्रीका का मैप। ठीक, बहुत ही बढ़िया मैप है, इसी को हम लोग फिल करते हुए पूरी चीजें जान लेंगे बहुत ही आसानी तरीके से। तो भैया अफ्रीका में अगर आपसे पूछ ले कि भैया अफ्रीका में कुल देश कितने हैं, ये तो बताओ। एक एक पॉइंट समझाएंगे, बहुत अच्छे से देखना। देश कितने हैं, तो भाई देश है 54, 54 देश है। इन 54 देशों में, इन 54 देशों में 48 देश जो है ये मुख्य भूमि पर है। समझिएगा, मुख्य भूमि। अब चूंकि आर ओ देना है सबको, इतनी चीजें तो डिटेल पढ़नी पड़ेगी। बचे कितने, 48 में कितने बचे, 6 देश बचे। 6 देश कैसे हैं, ये द्वीपीय देश है। कैसे हैं भाई साहब, द्वीपीय देश है। द्वीपीय देश का मतलब है द्वीप है जो कि अफ्रीका के क्षेत्र में है, तो वो क्या है, देश है। और मुख्य भूमि पर 48 है, जैसे ये मुख्य भूमि पर है जो आप कटे फटे ये मैप देख रहे हो, ये क्या है, ये मुख्य भूमि पर है। अब द्वीप है, जैसे एक द्वीप ये बड़ा दिख रहा है, एक द्वीप हो गया, इसी प्रकार से छोटे छोटे इधर द्वीप बने हुए हैं जो कि टोटल 6 देश है। क्लियर है। अब हमें जानना यह है कि कौन कौन से हैं ये 6 जो द्वीपीय देश हैं, ये कौन कौन से हैं। भाई 48 तो चलो हम लोग देखेंगे बीच बीच में, लेकिन ये 6 द्वीपीय देश आपसे पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अफ्रीका का देश द्वीपीय नहीं है, ऐसे पूछ लेगा। या पूछ लेगा हिंद महासागर में स्थित अफ्रीका का कौन सा द्वीपीय देश है, ऐसे पूछ लेगा। ठीक, तो देख लेंगे। उसके पहले ये जो 48 देश है, 48 देश है, इसमें आपसे पूछेगा कि क्षेत्रफल के हिसाब से पहले नंबर पे कौन है और जनसंख्या के हिसाब से पहले नंबर पे कौन है। याद रखना, क्षेत्रफल में है अल्जीरिया, क्या अल्जीरिया, और जनसंख्या में पहले नंबर पे कौन है, नाइजीरिया। तो आपसे पूछेगा कि बताओ पहले नंबर पे कौन है, सबसे बड़ा कौन सा है। तो आप पहले क्वेश्चन करोगे कि भाई क्षेत्रफल के आधार पर कि जनसंख्या के आधार पर। क्षेत्रफल में अल्जीरिया, जनसंख्या में नाइजीरिया। क्लियर। अब जो द्वीपीय देश हैं इनको देखना इंपॉर्टेंट है। देखिए अफ्रीका के द्वीपीय देश, क्या देखना है, द्वीपीय देश। तो द्वीपीय देश 2 टाइप के हैं। देखो जैसे यहां पे क्या है, यहां पे अटलांटिक महासागर है, अटलांटिक, और यहां पे क्या है, हिंद महासागर है। तो 2 सागर आस पड़ोस में है। तो बस वही लिख देना है, क्या कि भाई एक जो कुछ देश हैं द्वीपीय देश वो तो अटलांटिक महासागर में है, और कुछ देश कहाँ पे है, हिंद महासागर में है। कौन कौन से हैं वो देखो। तो जैसे अटलांटिक की बात कर लें तो 2 ही देश हैं। कौन से, एक है साओ टोमे, क्या है, साओ टोमे, ठीक है। दूसरा है केप वर्दे, केप वर्दे, और ये आपको याद करने हैं। और हिंद महासागर में कौन कौन से हैं जो द्वीपीय देश हैं, एक है मेडागास्कर, मेडागास्कर एक द्वीप है जो कि हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है। अगर आपसे पूछा जाए हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप मेडागास्कर है। उसके बाद है मॉरिशस, मॉरिशस भी एक द्वीप है। उसके बाद है कोमोरोन, कोमोरोन ये भी एक द्वीप है। उसके बाद है सेशल्स,
अफ्रीका का सबसे छोटा देश सेशेल्स कहाँ पे है? हिंद महासागर में, ये भी एक द्वीपीय देश है। क्लियर हो गई इतनी चीजें बहुत अच्छे से। अब आगे चलते हैं। तो ये मैप आप देख रहे हो, बहुत ही प्यारा मैप, और इसी में कुछ चीजें और देखते हैं, समझिएगा बहुत अच्छे से। देखिए है क्या कि ये आपका अफ्रीका है, और अफ्रीका में ये आपको दिख रहा है, मैं ये रेड कलर से बना देता हूँ। ये चीज रेड कलर से बनाया मैंने, आपको बहुत अच्छे से दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। यह है क्या? जब लाल कलर से मैंने बना दिया है तो इसको हम कह देंगे लाल सागर। क्या कह देंगे भैया? लाल सागर। ठीक। उसके बाद आप देखो, यहां मैंने ऊपर ब्लू कलर से बना दिया है। ये क्या है? ये क्या है भाई साहब? तो ये है भूमध्य सागर। भूमध्य सागर, समझिएगा अच्छे से। अफ्रीका के आसपास प्रमुखता या मुख्यतः 3 जल संधियां बनती हैं। जैसे एक जल संधि इधर है, इस जल संधि का नाम है जिब्राल्टर जल संधि। अब जल संधि का मतलब क्या होता है? मैंने आपको ऑस्ट्रेलिया में भी जल संधियां बताई थी 2। जल संधि का मतलब है जल संधि, संधि मतलब जोड़ना। किसको? जल को जोड़ देगा, भूमि को हटा देगा। तो अगर जिब्राल्टर जल संधि बोला जाए तो भैया ये किसको जोड़ रहा है, किसको हटा रहा है? तो ये पूछा जाए तो ध्यान रखना है कि नीचे क्या है? अफ्रीका है, ऊपर क्या है? यूरोप है। तो अफ्रीका को माइनस यूरोप से अलग करता है। अच्छा, तो जोड़ता किसको है? तो यहाँ पे क्या है? अटलांटिक महासागर है। तो अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है। किसको जोड़ता है? भूमध्य सागर से जोड़ता है। हालांकि संधियां हम लोग अलग से भी करेंगे, पूरे विश्व में जितनी भी प्रमुखता जल संधियां हैं उनको अलग से भी करेंगे बहुत अच्छे से। यहां मैं केवल बता रहा हूं आपको, ठीक। उसके बाद ये है लाल सागर है। उसके बाद लाल सागर है, तो यहां पे देख रहे हो, यहां पे खाड़ी है जिसको हम लोग कहते हैं अदन की खाड़ी। ठीक। और यहाँ पे क्या है? ये भारत है, भारत के इधर क्या है? अरब सागर है। तो ये अदन की खाड़ी जो है ये अरब सागर का ही हिस्सा है। किसका हिस्सा है? अरब सागर का। क्लियर? तो यहाँ पे एक जल संधि है, इसका नाम क्या है? बाब अल मंदेव जल संधि। क्या है भैया? जल संधि है। तो किसको अलग कर रही, किसको जोड़ रही है, बता दो। तो भाई साहब हम लोगों ने अभी देखा किसको अलग कर रही। तो ये क्या है? ये है आपका एशिया। ऊपर क्या है? ये एशिया है, और ये क्या है? अफ्रीका। तो एशिया को अफ्रीका से अलग कर रही है। एशिया में कौन है? यमन। और अफ्रीका में कौन है? अफ्रीका को अलग कर रही है। अफ्रीका में कौन है? जिबूती, छोटा सा देश है जिबूती, इसको अलग कर रही है। तो भाई जोड़ किसको रही है? तो भाई अदन की खाड़ी, लाल सागर, किसको जोड़ रही है? ये ऊपर लाल सागर है और नीचे क्या है? अदन की खाड़ी। और अदन की खाड़ी अगर ऑप्शन में नहीं आएगा तो क्या आएगा? अदन की खाड़ी किसका हिस्सा है? अरब सागर का। तो अरब सागर हो सकता है आ जाए, ठीक है ना, कुछ भी आ सकता है। क्लियर? 2 जल संधियां हो गई। एक और जल संधि है जी, आप देख रहे हो, ये ब्लैक कर दिया मैंने। ये यहां पे एक जल संधि है, इस जल संधि का नाम क्या है? मोजाम्बिक जल संधि। क्या नाम है भैया? मैं इसको यहां लिख देता हूं, मोजाम्बिक जल संधि। अब आप बताओ, यहां पूरा क्या है? ये पूरा हिंद महासागर है। तो मोजाम्बिक संधि किसको जोड़ेगी भैया? हिंद महासागर को ही हिंद महासागर से जोड़ती है, मतलब पूरी की पूरी हिंद महासागर में है। अलग किसको कर रही है? तो ये मोजाम्बिक आपका अफ्रीका में है, मुख्य भूमि पर है। और ये है मेडागास्कर मैंने अभी आपको कराया ना, जो द्वीपीय देश है अफ्रीका के। तो ये मेडागास्कर है और ये मोजाम्बिक है। तो मेडागास्कर को मोजाम्बिक से अलग करती है कौन सी जल संधि? मोजाम्बिक जल संधि। ठीक है। तो 3 प्रमुख जल संधियां हैं, बाब अल मंदेव, जिब्राल्टर और मोजाम्बिक जल संधि। ठीक है, बस इतनी चीजें आपको पता होनी चाहिए जल संधियों में। उसके बाद और आगे चलें अगर, तो ये हम लोगों ने प्रमुख जल संधियां देख ली, और या फिर से मैप देख रहे हो। अब मैप पे हम लोग देख लेते हैं कि भाई साहब कौन कौन सी रेखाएं गुजर रही हैं। तो हमें अच्छे से पता है कि भाई साहब एक रेखा गुजर रही है कर्क रेखा, एक रेखा गुजर रही है भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, और एक रेखा गुजर रही है मकर रेखा। कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा, तीनों रेखाएं विश्व में कौन कौन देश से होकर गुजरती हैं, ये मैंने अलग से भी वीडियो बनाया है, तो एक बार देख लेना। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेंगे यहीं पर
कर्क रेखा के बारे में, तो मैं अलग से लिखवा देता हूं। और बिल्कुल हम लोग देखेंगे कैसे, पश्चिम से पूर्व के क्रम में। मतलब अगर आपसे पूछ लेगा कि कर्क रेखा से गुजरने वाला अफ्रीका का कौन सा देश है, तो ये तो बता ही दोगे। लेकिन अगर पूछ लिया कि अफ्रीका से गुजरने वाली कर्क रेखा में अफ्रीका के देशों का पश्चिम से पूर्व क्रम बताओ कौन सा सही है, तब दिक्कत हो जाएगी। देखते हैं। देखिए, सबसे पहले कर्क रेखा। तो कर्क रेखा कहां कहां से गुजरती है? कर्क रेखा गुजरती है, सबसे पहला देश पड़ता है हमें पश्चिमी सहारा। पश्चिमी सहारा, मॉरितीनिया, क्या पड़ेगा? मॉरितीनिया। उसके बाद पड़ेगा माली, क्या पड़ेगा? माली। फिर अल्जीरिया, अल्जीरिया। उसके बाद नाइजर, नाइजर। उसके बाद लीबिया, और सबसे लास्ट में क्या? मिस्र। कौन सा देश? मिस्र। बस, ठीक है, ये कर्क हो गया। यहीं पर अगर भूमध्य देख लें फटाफट से, भूमध्य रेखा देख ले फटाफट से, तो कौन सी? साओ टोमे। क्या भाई साहब? साओ टोमे। उसके बाद है गबन या गैबन, कहीं कहीं लिखा मिलेगा गैबन। कांगो, कांगो गणराज्य वाला। जायरे, कांगो के बाद जायरे। उसके बाद है युगांडा, क्या है? युगांडा। उसके बाद है केनिया। उसके बाद है सोमालिया, क्या है? सोमालिया। ये भाई साहब भूमध्य रेखा से गुजरने वाले देश है, मतलब भूमध्य रेखा इन देशों से होकर गुजरती है। उसके बाद मकर रेखा एक बचा है, उसको भी फटाफट से देख ले। मकर रेखा, तो मकर रेखा में कौन कौन है? नामीबिया, नामीब मरुस्थल भी यहां मिलेगा आगे चल के, अभी हम लोग देखेंगे। उसके बाद है बोत्सवाना, क्या है? बोत्सवाना। उसके बाद है दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक, मोजाम्बिक। और मेडागास्कर, क्या है? मेडागास्कर। ठीक, देख लेंगे एक बार। तो देखो, ये वाला पोर्शन आप देख रहे हो, ये वाला, ये और ये पूरा जो है मकर रेखा होकर गुजर रहा है, ठीक है ना। और ये बीच वाला पोर्शन जो है ये भूमध्य रेखा, और ये ऊपर वाला पोर्शन जो है कर्क रेखा, यहां से होकर गुजरती है। क्लियर हो गया? उसके बाद आप यहां पे देख रहे हो, मैं इसी में बना देता हूं थोड़ा सा। जी आप देख रहे हो, ये मैं इसको डार्क कर देता हूं। ये चीज आप देख रहे हो, ये मैंने डार्क कर दिया है। आपको ये सींग जैसा दिख रहा है, तो इसी को बोलते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका। क्या बोलते हैं? हॉर्न ऑफ अफ्रीका। आपसे क्या पूछेगा? पूछेगा कि बताओ हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कुल कितने देश आते हैं, तो आप बताओगे 4, ठीक है ना। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कितने देश आते हैं? बताओगे 4। कौन कौन से? इरिट्रिया, इरिट्रिया, जिबूती, इथियोपिया या इथोपिया, और उसके बाद सोमालिया। क्या है? सोमालिया। 4 देश आते हैं किसमें? हॉर्न ऑफ अफ्रीका में। ये आप प्रीवियस से उठा के देखना, डायरेक्टली पूछा है कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कुल कितने देश आते हैं? 4 देश आते हैं, इरिट्रिया, इथियोपिया, जिबूती, सोमालिया। ठीक है, ये बात समझ गए आप। उसके बाद एक पॉइंट और देख लें यहीं पर, उसके बाद अलग अगले मैप पे चलेंगे। ठीक है, बहुत अच्छा पॉइंट है, समझना अच्छे से। ये बताओ 0 डिग्री ग्रीनविच मीन टाइम भी गुजरती है यहीं से। 0 डिग्री ग्रीनविच मीन टाइम कहीं ऊपर, ऊपर क्या यूरोप है, वहीं से गुजरती होगी। यहाँ पे ऐसे ऐसे आती, ठीक है, ऐसे ऐसे। और यहीं से आ रही है क्या? भूमध्य रेखा 0 डिग्री। तो 0 डिग्री कहाँ मिलती है? गिनी की तट में। क्या है ये? गिनी का तट है। तो गिनी के तट पे ही 0 डिग्री ग्रीनविच टाइम और भूमध्य रेखा एक दूसरे को टच करती है। ठीक, तो कहाँ कहाँ से होकर गुजर रही है? ग्रीनविच मीन टाइम कहाँ कहाँ से होकर गुजरती है, यहीं पर देख लेंगे। ग्रीनविच टाइम देखिए, तो भाई साहब ये गुजर रही है अल्जीरिया से, अल्जीरिया, माली, एक देश है बुर्किना फासो। क्या है? बुर्किना फासो। उसके बाद है घाना, उसके बाद है टोगो। क्या है? टोगो। टोगो, ठीक है।
तो अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, घाना, टोगो, कुल मिला के 5 देश ऐसे हैं जिससे 0 डिग्री ग्रीनविच मीन टाइम गुजरती है। क्लियर है। अब बाकी यूरोप में मैंने बता ही दिया था, इंग्लैंड लंदन से निकाली गई है, तो इंग्लैंड, फ्रांस और स्पेन होते होते ये जिब्राल्टर जल संधि या भूमध्य रेखा को क्रॉस करते करते ये अफ्रीका में प्रवेश करती है। क्लियर है, इतनी चीजें समझ में आ गई। अब आगे चलते हैं और कुछ देखते हैं, और ये आपको फिर से मैप पे मैं ले आया हूं और मैपिंग पे ही देखेंगे पूरा। ठीक, देखिए अब पूरा मैप पे ही आप लोग भी कवर करना, ये मत कहना कि आप लिखते चले जा रहे हो, नहीं, मैपिंग पे ही कवर करना। ठीक है। और जैसे ही 7 वीडियो कवर होंगे वैसे ही आप देखोगे कि 60 से 70% वर्ल्ड जियोग्राफी पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है। ठीक, देखिए, क्योंकि वर्ल्ड जियोग्राफी में बहुत ज़्यादा डिटेलिंग नहीं आती, और जितनी डिटेलिंग आती है मैं खुद ही बता दे रहा हूँ। देखिए, एक है यहाँ पे आप देख रहे हो ऊपर साइड, ये चीज यहाँ पे एक पर्वतमाला है, पर्वत श्रृंखला है। इस पर्वत श्रृंखला का नाम क्या है? एटलस, एटलस पर्वत श्रेणी, एटलस पर्वत श्रृंखला श्रेणी। ठीक है। पहली चीज यह है कि या तो एक वलित पर्वत है, फोल्डिंग माउंटेन है। क्या है? वलित पर्वत है। दूसरी चीज है कहां पर? तो भाई ये 3 देशों में फैला हुआ है, एक मोरक्को, उसके बाद है अल्जीरिया, मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया। क्या है? ट्यूनीशिया। आपसे पूछेगा कि एटलस पर्वत कहाँ पे स्थित है, तो डायरेक्टली आप बताओगे अफ्रीका। मिलान में ज़्यादा आती हैं चीज़ें, जब थोड़ा सा अगर हार्ड बनाएगा तो बोलेगा एटलस पर्वत श्रेणी का विस्तार निम्नलिखित में से किस देश में नहीं है। तो किन किन में है? मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, 3 देशों में है। और मोरक्को के बारे में आपको पता है कि इब्न बतूता 1333 में मोहम्मद बिन तुगलक के काल में आया था, मोरक्को से ही आया था। उसकी पुस्तक थी एक रिहला, है ना, तो ये आपने पढ़ा होगा। ये बात आपको समझ में आ गई। ठीक, अच्छा ठीक है। उसके बाद ये तो पर्वत श्रेणी है ना, अगर पूछ लेगा ये बताओ कि एटलस पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? एटलस पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो आप बताओगे माउंट टुबकल। माउंट टुबकल। क्या बताओगे? क्या है एटलस पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी? माउंट टुबकल। ठीक, हो गया काम। उसके बाद देखो यहां पे इधर साइड अफ्रीका के पश्चिम साइड यहां पे क्या है? यहां पे एक है माउंट कैमरून। माउंट कैमरून, ठीक है। माउंट कैमरून मतलब माउंट है। क्या स्पेशल है? माउंट है। तो स्पेशल ये है कि ये एक सक्रिय ज्वालामुखी है, सक्रिय ज्वालामुखी। सिंपल मिलान करने को आएगा, माउंट कैमरून कहां पे है? तो भाई साहब अफ्रीका में है, बस। उसके बाद और चलते हैं आगे, तो हमें यहां पर मिलेगा इधर साइड। इधर साइड क्या मिलेगा? इधर साइड मिलेगा माउंट केनिया। माउंट केनिया। तो माउंट केनिया कहाँ कहाँ है? माउंट केनिया का विस्तार, तो माउंट केनिया से नाम है केनिया, और उसके बाद इथियोपिया। तो केनिया और इथियोपिया में दोनों में विस्तार है। अभी इसके बारे में, माउंट केनिया के बारे में थोड़ी सी अलग चीजें देखेंगे, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है क्योंकि। ठीक, ये समझ में आ गया। उसके बाद इधर ही साइड क्या है? इधर ही साइड क्या है? माउंट किलिमंजारो। तंजानिया में है माउंट किलिमंजारो। माउंट किलिमंजारो है क्या? पहली बात तो ये तंजानिया में है, और हालांकि मैं लोकेशन वाइज आपको पूरा आगे कराने वाला हूं। अभी आपको केवल एक माइंड मैप और ओवर मैप केवल दिख जाना है कि हाँ ये चीजें यहाँ यहाँ है। बाकी जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो डिटेलिंग खुद ही देखेंगे। है क्या ये माउंट किलिमंजारो? याद रखना है ये एक मृत ज्वालामुखी, मृत ज्वालामुखी। अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी भी है माउंट किलिमंजारो, ठीक है। अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी यहीं पर लिख दे रहा हूं, सबसे ऊंची चोटी। बताओ भाई, क्लियर हो गया इतना? तो हम लोगों ने यहाँ पे एटलस देख लिया, माउंट कैमरून देख लिया, माउंट केनिया देख लिया, माउंट किलिमंजारो देख लिया, ठीक है। थोड़े बहुत और देख लेते हैं जो जो आते हैं। जी आप देख रहे हो दक्षिण अफ्रीका, ये क्या है? नीचे नीचे क्या है? दक्षिण अफ्रीका है। दक्षिण अफ्रीका में क्या है? ड्रैकन्सबर्ग पर्वत है।
ड्रैकन्सबर्ग, ड्रैकन्सबर्ग पर्वत श्रेणी, ड्रैकन्सबर्ग पर्वत श्रेणी है। ये क्या है? ये प्राचीन वलित पर्वत है, प्राचीन वलित पर्वत, अफ्रीका का क्या है? प्राचीन वलित पर्वत है, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी भी कोई ऊंची चोटी है, याद रखना है ड्रैकन्सबर्ग पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी अगर पूछा जाए क्या बताओगे? ऑफस सोर्सेज, ऑफस सोर्सेज। अगर थोड़ा बहुत डिफिकल्ट पेपर बनाएगा तो भाई साहब यही क्वेश्चन आएंगे, पर्वत श्रेणी, ऑफस सोर्सेज पर्वत श्रेणी या पर्वत चोटी। इसकी सबसे ऊंची चोटी है ड्रैकन्सबर्ग पर्वत की है। ड्रैकन्सबर्ग पर्वत कहाँ पे? अफ्रीका में है, अफ्रीका के दक्षिण में है या दक्षिण अफ्रीका में है। और ड्रैकन्सबर्ग पर्वत श्रेणी प्राचीन वलित पर्वत है। बस काम खत्म। और एक चीज याद रखना है कि जो ड्रैकन्सबर्ग पर्वत श्रेणी है ना, ये सोना और हीरे के लिए काफी प्रसिद्ध है, हीरे के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो ये चीजें हम लोगों ने देख ली अच्छे तरीके से। कौन कौन से देख लिए हैं? एटलस देख लिया है, और जिसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट टुक्कल है। अच्छा, अगर आप पूछे माउंट टुक्कल कहाँ पे है, तो ये एग्जैक्टली मोरक्को में स्थित है। हालांकि इतना डिटेलिंग पूछता नहीं, लेकिन फिर भी याद रखना मोरक्को में। माउंट केनिया देख लिया, माउंट किलिमंजारो देख लिया, माउंट कैमरून देख लिया है, और उसके बाद ड्रैकन्सबर्ग पर्वत देख लिया है। लेकिन जो माउंट केनिया है इसके बारे में मैंने कहा था कि बताऊंगा, तो देखो समझो। माउंट केनिया के बारे में कुछ चीजें एक स्पेशल देखनी पड़ेंगी। क्या? मान लो ये है माउंट केनिया, ये क्या है? माउंट केनिया है, माउंट केनिया। तो सबसे पहला पॉइंट तो इसमें याद रखना है कि माउंट केनिया जो है ये अफ्रीका महाद्वीप की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, द्वितीय सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी। तो पहली कौन सी है? माउंट किलिमंजारो। पहली कौन सी है? माउंट किलिमंजारो, ठीक है। ये पॉइंट ध्यान रखना है। अब देखो, अब है क्या कि अगर मैं इसको दो भागों में बांट दूं तो जाहिर सी बात है, मैंने आपको बताया है माउंट केनिया कहाँ कहाँ फैला हुआ है। एक फैला हुआ है केनिया में, माउंट केनिया जो है केनिया और इथोपिया, यहाँ इन दोनों में इसका विस्तार है, ठीक है। बस समझ गए। उसके बाद आपको पता है कि सूर्य कहाँ से निकलता है? पूर्व से निकलता है, पश्चिम में डूबता है। अगर मैं भारत की बात कर लूं तो दक्षिण पश्चिम से होकर वर्षा निकलती है। चलो छोड़ दो, भारत की बात नहीं करते, ठीक है। आप यहीं पर समझो, यहीं पर समझो कि सूर्य जो है कहाँ से निकलेगा? इधर पूर्व से निकलेगा, ये सूर्य निकला, सूर्य निकलेगा तो यहां पर इसकी किरणें आएंगी, समझना बात को। यहां पर इसकी लंबवत किरणें आएंगी। कैसी आएंगी? ये कैसी किरणें हैं? लंबवत, क्योंकि डायरेक्ट किरणें पड़ेंगी। और यहां पे किरणें कैसी आएंगी? इधर साइड। भाई सूर्य अब ऐसा तो नहीं कि इधर से अलग निकल आएगा सूर्य, यहां पे कैसी आएंगी? तो यहां पे तिरछी आएंगी, अगर मैं कह दूं तो तिरछी। समझ गए इतनी चीज? तो यहां पे आपको बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखना है कि अगर आपसे पूछा जाए कि यहां पर माउंट केनिया के पूर्वी ढाल पर कौन सी खेती होती है, यहां पे ध्यान रखना है कि पूर्वी ढलान। अब पूर्वी ढाल में जाहिर सी बात है कि सूर्य की किरण लंबवत चमक रही है, तो यहां पे कॉफी का उत्पादन होता है, कॉफी का उत्पादन, उत्पादन, ठीक। अब यहां पे क्या है? यहां पे सूर्य क्या है भाई? सब लंबवत नहीं, तिरछा है। मतलब यहां पे अगर वर्षा होती है तो काफी देर तक पानी टिका रहता है। तो यहां पश्चिमी ढाल है। क्या है भाई साहब? ये बहुत अच्छे से समझना, ये क्या है? पश्चिमी ढाल है। तो पश्चिमी ढाल में क्या होता है? चाय की खेती है, चाय का उत्पादन होता है, चाय का उत्पादन। मेरी बात समझ में आई कि अगर सूर्य जैसे आ रहा है और लंबवत चमक रहा है माउंट केनिया के पूर्वी ढाल में, इसी वजह से कॉफी का उत्पादन होता है। क्यों? क्योंकि कॉफी के लिए सूर्य इंपॉर्टेंट है, गर्मी इंपॉर्टेंट है, और चाय के लिए क्या? पानी इंपॉर्टेंट है, धूप ज्यादा नहीं लगनी चाहिए। तो माउंट केनिया के पश्चिमी ढाल पर चाय का उत्पादन होता है। सेम यही डायग्राम आप भारत में नीलगिरी में मैंने आपको बताया था, जब मैंने आपको बताया था नीलगिरी पर्वत पर, तो नीलगिरी के भी पूर्वी ढाल पर कॉफी का उत्पादन होता है और पश्चिमी ढाल पर चाय का उत्पादन होता है। और यहीं पर अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ अच्छा चाय मूल पौधा कहाँ का है, अलग लिख दें कि बताओ कि जो चाय है ये मूल पौधा कहाँ का है। भाई चाय का प्रोडक्शन तो अब हर जगह हो रहा है, लेकिन मूल पौधा कहाँ का है? तो बताना है चीन का है, चाय चीन, ठीक है ना, पता ही होगा सबको। उसके बाद कॉफी, कॉफी मूल पौधा कहाँ का है?
कॉफ़ी जो है मूल पौधा कहाँ का है? तो भाई साहब ये इथोपिया का है, मतलब अफ्रीका का है, ठीक है। और इथियोपिया में भी एक पठार है, अबिसीनिया का पठार। अबिसीनिया एक क्षेत्र है, यहाँ पे, यहाँ का ये मूल पौधा है कौन? कॉफ़ी, ठीक है। हालांकि इतना डिटेलिंग पूछा नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी ध्यान रखना है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी जो मैंने माउंट केनिया के बारे में बताया, ठीक है। चलिए और आगे चलते हैं, और जब और आगे चलेंगे तो कुछ चीज़ें बस पॉइंट वाइज नोट कर लेना है यहीं पर। जैसे यहाँ पे क्या है, यहाँ मैंने आपको बताया था एक, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है अबिसीनिया का पठार। अबिसीनिया का पठार कहाँ? इथियोपिया। यहीं पर कॉफी का मूल पौधा है, इथियोपिया, ठीक है। उसके बाद इधर साइड क्या है, यहां पे लिख लेना है जोस पठार, जोस का पठार। ये क्वेश्चन वन लाइनर आएंगे या तो मिलान करने को आएंगे बस, ठीक है। जोस का पठार है कहां पर? तो ये नाइजर और नाइजीरिया वाले क्षेत्र में है, नाइजीरिया, ठीक। उसके बाद नीचे आएंगे इधर साइड तो क्या मिलेगा हमें? बाई का पठार, बाई पठार है कहां पर? तो ये अंगोला में है, एग्जैक्टली देखा जाए तो कहां पे है? अंगोला में। उसके बाद एक यहां पर इधर बीच में कटंगा का पठार, कटंगा का पठार है कहां पर? जायरे वाले क्षेत्र में। और एक ये आपको दिख रहा है मेडागास्कर है, तो मेडागास्कर में याद रखना है मालागासी का पठार। बहुत पूछा जाता है मालागासी पठार। तो भाई साहब मालागासी पठार कहाँ पे है? मेडागास्कर। मेडागास्कर क्या है? हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है, जो कि अफ्रीका का एक द्वीपीय देश है। क्लियर हो गया? इतनी बातें अच्छे से समझ में आ गई। एक मिनट में ब्लैंक मैप ले लेता हूँ, उसमें ज़्यादा समझ में आएगा। हाँ, ये आपको मैप दिख रहा है, बहुत ही अच्छा मैप, ठीक है, समझिए बहुत अच्छे से। यहाँ पे मैंने आपको जब ऑस्ट्रेलिया बताया था उसमें बताया था कि विक्टोरिया नदी है, बताया था विक्टोरिया नदी कहाँ की है? ऑस्ट्रेलिया की है। एक विक्टोरिया प्रांत बताया था, वो भी ऑस्ट्रेलिया में है। अब मैंने कहा था विक्टोरिया से कंफ्यूजन मत होना, एक विक्टोरिया झील है जो कि कहाँ पे है? अफ्रीका में है। कौन सी झील है? विक्टोरिया झील, विक्टोरिया झील, ठीक है, विक्टोरिया झील है। ये कहाँ विस्तार है विक्टोरिया झील का? हजारों बार पूछा गया है, याद रखना है। केन्या, युगांडा, तंजानिया। केन्या, युगांडा, तंजानिया में क्या है? विक्टोरिया झील का विस्तार। इन तीनों देशों में विक्टोरिया झील फैली हुई है, बहुत बड़ी झील है, ठीक। अब समझिएगा, यहां पे इथियोपिया था एक, क्या था? इथियोपिया। और यहां पे एक टाना झील है। क्या झील है? टाना झील। विक्टोरिया झील, टाना झील, कहां पे? इथियोपिया में, ठीक। अब हो क्या रहा है कि विक्टोरिया झील से एक नदी निकलती है, ये नदी आई, और टाना झील से एक नदी निकलती है। तो विक्टोरिया झील से जो नदी निकलती है, इस नदी का नाम है व्हाइट नाइल, व्हाइट नाइल या व्हाइट नील बोला जाता है। और जो टाना झील से नदी निकलती है, इसको बोला जाता है ब्लू नाइल, ब्लू नाइल या ब्लू नील। क्लियर? और ये आपस में आगे जाके दोनों मिल जाती है। मिलती कहां पे है? ये मिलती कहां पे है भाई साहब? ये मिलती है खार्तूम, खार्तूम सूडान की राजधानी खार्तूम है, ठीक। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद ये नदी आगे जाती है, आगे जाती है, और मिश्र होते हुए यहाँ ऊपर क्या है? भूमध्य सागर है, तो भूमध्य सागर में गिर जाती है। समझिएगा अच्छे से, भूमध्य सागर में गिर जाती है। गिर गई, कोई दिक्कत नहीं। जब यहां से निकली थी विक्टोरिया झील से, तो इसका नाम था व्हाइट नाइल। जब टाना झील निकली थी तो इसका नाम था ब्लू नाइल। जब ये दोनों खार्तूम में मिल गई, तो उसके बाद ये जो नदी बनी, इस नदी का नाम है नील नदी। क्या नाम है? नील नदी, ठीक है, जो कि सबसे लंबी नदी है, पूरे विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी, ठीक। इतना समझ में आ गया। और बताओ, और ये है कि इसी नदी पर एक बांध बना हुआ है यहां आगे, ये तो बांध का नाम क्या है? आसवान बांध। आपसे पूछेगा आसवान बांध कहां बना हुआ है, तो नील नदी पर है। इसी बांध के पीछे एक झील है, इसी बांध के पीछे एक झील बनी हुई है जिसका नाम है नासिर झील।
क्या है, नासिर झील। ठीक है, कर्क रेखा में स्थित झील है। कहाँ पे है, कर्क रेखा में, तो 23.5 लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, कर्क रेखा में स्थित झील है। तो याद रखना है कि आसवान बांध, नासिर झील, ये कहाँ पे है, नील नदी पर बने हुए हैं दोनों। ठीक, उसके बाद अगर थोड़ा सा और डिटेल चले तो मैं एक पॉइंट और दिखा दूं कि यहाँ पर भूमध्य सागर मिस्र में जैसे ये गिरती है, उसके पहले यहाँ पर क्या है, एक बंदरगाह है। बंदरगाह है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ बंदरगाह के बारे में। ठीक है, बस ध्यान रखना है, लिख लेना है अपने तरीके से। बंदरगाह, बंदरगाह का नाम क्या है, जी मैंने बनाया ना लोकेशन भूमध्य सागर के ऊपर, यहाँ बंदरगाह है। बंदरगाह का नाम क्या है, अलेक्जेंड्रिया बंदरगाह। अलेक्जेंड्रिया पोर्ट, अलेक्जेंड्रिया बंदरगाह। ठीक है, कहाँ पे है, नील नदी पर बना है। बस, तो ये नील नदी आपको समझ में आ गई। नील नदी के बारे में जो जो झीलें हैं प्रमुख, उनके बारे में आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं और देखते हैं। अब समझिए कुछ और चीजें। यहां से ये नाइजर वाला क्षेत्र है, यहां से एक नदी निकलती है, यहां से एक नदी निकलती है, देखना है अच्छे से। यहां से एक नदी निकलती है और ये नदी ऐसे चली जाती है, गिर जाती है कहां पर, ये क्या है, ये गिनी की खाड़ी है, बस यहां गिर जाती है। उसके बाद एक नदी ऐसे आती है, और ये नदियों के बारे में विस्तार हम लोग देखेंगे, ऐसा नहीं कि ऐसे ही बन रहा है। ठीक है ना, एक नदी ऐसे गिर जाती है, एक नदी ऐसे आती है इधर से, और एक नदी इधर चल जाती है। एक नदी इधर से आ गई, ऐसे गिर गई, और एक नदी ऐसे आ गई। बस समझिए अच्छे से, लोकेशन देख लिया आपने, अब समझिए। इस नदी को बोलते हैं नाइजर नदी। नाइजर नदी, ये नदी जो है इसको बोलते हैं कांगो या जायरे नदी, कांगो या जायरे नदी। ठीक है, उसके बाद ये वाली जो नदी है इसको बोलते हैं जाम्बेजी नदी, जाम्बेजी नदी। उसके बाद ये जो नदी है लास्ट में, इसको बोलते हैं लिम्पोपो नदी, लिम्पोपो नदी। उसके बाद ये वाली जो नदी है इसको बोलते हैं ऑरेंज नदी, ऑरेंज नदी। लोकेशन बता दिए, आप समझो अच्छे से। क्या पूछेगा, ये बताओ नाइजर नदी में एक बांध बना हुआ है, उस बांध का नाम बताओ। याद रखना है, नाइजर नदी पर एक बांध है जिसका नाम है कैची बांध, या कहीं कहीं कैची लिखा होता है, कैची बांध। बहुत इंपॉर्टेंट बांध है, बहुत बार पूछा जाता है। कैची बांध किस नदी पे है, नाइजर नदी पे है। ठीक है, उसके बाद ये आप कांगो या जायरे नदी देख रहे हो, इस पे दो जलप्रपात है जो कि पूछे जाते हैं प्रमुख। यहां लिख देता हूं, स्टेनले और लिविंग स्टोन। लिविंग स्टोन, ये क्या है, जलप्रपात। किस नदी पे है, कांगो या जायरे नदी पे है। और कांगो या जायरे नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है, भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है। आप देख रहे हो, यहां से भूमध्य रेखा गुजर रही है, ऐसे 2 बार पार कर रही है। उसके बाद जाम्बेजी नदी, जाम्बेजी नदी पर क्या बना हुआ है, मैं यहां लिख देता हूं। जाम्बेजी नदी पर एक तो विक्टोरिया जलप्रपात है, विक्टोरिया जलप्रपात। विक्टोरिया झील के बारे में हम लोगों ने देख लिया, विक्टोरिया जलप्रपात जाम्बेजी नदी पे है। और इसी पर करीबा बांध बना हुआ है, ये जलप्रपात है और एक बांध है करीबा बांध। तो आपसे पूछता है करीबा बांध कहाँ पे है, जाम्बेजी नदी पर है। ठीक है, और एक आशवान बांध मैंने बताया था नील नदी पर, और एक कैची बांध नाइजर नदी पर। उसके बाद ये लिम्पोपो नदी है। लिम्पोपो नदी के बारे में क्या है, तो ये देखो, ये जा रही है, लिम्पोपो नदी जो है मकर रेखा को 2 बार पार करती, मकर रेखा को 2 बार पार करती। ठीक है, और याद रखना है अफ्रीका में, आपसे ऑरेंज नदी के बारे में अभी तक मुझे ऐसी क्वेश्चन मिला है कि ऑरेंज नदी कहाँ पे है, क्या मिलान में आ गया है ऑरेंज नदी, तो अफ्रीका में है। बस इतनी ध्यान रखना। तो 1 2 3 4 5 6 नदियों के बारे में हम लोगों ने टोटली देखा है। ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट है। इस पे कौन कौन से बांध हैं, कौन कौन से जलप्रपात हैं, क्या क्या विशेषताएं हैं, इक्का दुक्का विशेषता, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी इनका उद्गम कहाँ से होता है, कहाँ एंडिंग होती है, और क्या क्या विस्तार है, ये सभी भी आपको बिल्कुल नहीं देखना है। अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो तो इतना ओवर माइंड कर लो, एकदम मैप को अच्छे से बना लो। ठीक है, जब क्वेश्चन आएगा, जब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो क्वेश्चन में बताते हुए चलूंगा। उस क्वेश्चन में आपको जाम्बेजी नदी कहाँ है ये पता होगा, बांध जलप्रपात ये पता होगा, बाकी कुछ नहीं पता होगा। क्लियर, चलिए आगे चलते हैं। अगला आगे देखें,
अब हालांकि हम लोगों ने झीलों के बारे में देख लिया है, लेकिन फिर भी एक बार झील लिख देता हूँ साइड में। तो देखो, एक तो झील है नासिर झील। नासिर झील, हालांकि नासिर झील मैंने बताया भी ये नील नदी से बना हुआ है, ठीक है। एक बीच में है, सहारा मरुस्थल के पास है चाड़ झील। चाड़ झील, ठीक। उसके बाद एक है टाना झील। टाना झील इधर साइड तो थी टाना झील। एक उसके नीचे है कीबू झील। कीबू झील। उसके बाद भाई साहब एक बहुत ही बढ़िया झील है जिसका नाम है विक्टोरिया झील। विक्टोरिया झील। उसके बाद एक लास्ट नीचे देख लेंगे, टंगनिका झील। टंगनिका झील। और उसके बाद देख लेंगे नीचे न्यासा झील। न्यासा या एक नीचे देश है जिसका नाम है मलावी, तो न्यासा बोल देते हैं या मलावी झील। तो न्यासा झील या मलावी झील कहाँ पे है? अफ्रीका में है। चाड़ झील का विस्तार कहाँ कहाँ है जी हम लोग बाद में देखेंगे, बस अभी आपको पता होना चाहिए कि चाड़ झील अफ्रीका में है, टाना झील, कीबू झील, विक्टोरिया झील, टंगनिका झील, न्यासा झील। डायरेक्टली आपसे मिलान करने को आती है सब चीजें, ठीक है। और अगर आपसे पूछा भी जाता है चाड़ झील कहाँ कहाँ विस्तार है, तो ये हम लोग आगे देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए आगे देखें। तो देखिए एक मैप और लिया है मैंने, और इस पे हम लोग प्रमुख मरुस्थलों के बारे में देख लेंगे, जो कि बहुत ही अच्छा है, वहां से प्रश्न बनते हैं। देखिए एक मरुस्थल है आपका बीच में, जी काफी बड़ा मरुस्थल है इधर साइड, ठीक। एक मरुस्थल है आपका इधर साइड, नीचे मैं बना दे रहा हूं, और एक मरुस्थल है आपका इधर साइड, नीचे मैंने दो बना दिए, ठीक है, समझना अच्छे से। भैया ये जो पहला वाला मरुस्थल है इसका नाम है सहारा मरुस्थल। सहारा मरुस्थल, ठीक है। सबसे बड़ा मरुस्थल है, विश्व का सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। इसका विस्तार जो है वो लगभग 11 देशों में है, बिल्कुल देश याद करने की आवश्यकता नहीं, ठीक है। क्षेत्रफल वगैरह लगभग 90 लाख किलोमीटर स्क्वायर है, लेकिन वो भी आपसे पूछा नहीं जाता है। हाँ एक चीज याद रख लेना है कि सबसे कम जनघनत्व है, सबसे कम जनघनत्व। जनघनत्व का मतलब है लोग बहुत कम रहते हैं। अगर आपसे पूछे कि सबसे अधिक जनघनत्व वाला मरुस्थल कौन सा है, तो भैया अपने भारत का थार मरुस्थल, सबसे अधिक लोग, पूरा राजस्थान ही बसा हुआ है वहां पे, ठीक है। और सबसे गर्म स्थान यहाँ का, सबसे गर्म स्थान कौन सा है, तो अल अजीजिया। अल अजीजिया। और सबसे गर्म मरुस्थल भी ये है, लेकिन वर्तमान में सबसे गर्म मरुस्थल यूएसए के कैलिफोर्निया में है। जब हम लोग यूएसए देखेंगे तो उसके बारे में चर्चा करेंगे, इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब ये मरुस्थल है कैसा, तो उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है। कैसा है? उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है। बस इतनी चीजें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद हम लोग नीचे देख लें, इस मरुस्थल के बारे में देख लें, ये वाला, इसका नाम क्या है? इस मरुस्थल का नाम क्या है? तो भाई साहब ये है आपका कालाहारी मरुस्थल। कालाहारी मरुस्थल, ठीक। कालाहारी मरुस्थल का विस्तार कहाँ कहाँ है? अब 11 देश हैं, सहारा मरुस्थल में तो नहीं लिखे, लेकिन कालाहारी में लिख सकते हैं। कितना है? एक तो नामीबिया है, एक है बोत्सवाना, और एक है दक्षिण अफ्रीका। तो 3 देशों में इसका विस्तार है। किसका? कालाहारी मरुस्थल का। कालाहारी मरुस्थल का विस्तार नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, ठीक है। और सबसे अधिक यहाँ पे क्या है? शुतुरमुर्ग पाए जाते हैं, ऑस्ट्रिच जिसे बोला जाता है, शुतुरमुर्ग, ऑस्ट्रिच बोलते हैं ना इंग्लिश में, ठीक है। कालाहारी मरुस्थल। और क्या लिख सकते हैं हम? और कुछ खास नहीं, आप इसके बारे में लिख लो। ये वाला जो मरुस्थल है ये है नामीब मरुस्थल। नामीब मरुस्थल, ये प्रॉपर नामीबिया में स्थित है। कहाँ स्थित है? नामीबिया में, ठीक है। डायग्राम पे मत जाना, ये नामीबिया लिखा हुआ है, थोड़ा सा इधर ही है ये, ठीक। अरे तो नहीं कंफ्यूज हो जाओगे, इधर ही ऐसे, ठीक है। तो नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका में कालाहारी है, और नामीब मरुस्थल नामीबिया में है, ठीक है। इन मरुस्थलों का निर्माण कैसे होता है, क्या होता है, ये सब हम लोग जब समुद्री जलधाराएं पढ़ेंगे उससे बताऊंगा क्लियर, ठीक है।
अब उसके बाद अगर देख ले हम लोग तो और क्या देख सकते हैं हम लोग, मरुस्थल देख लिया, पहाड़ियां देख लिया, नदी, जिसमें घास के मैदान, घास मैदान भी देख ले। तो भाई घास कैसी होती है, हरी होती है, तो हरा कलर लेते हैं। घास का मैदान, एक तो यहाँ घास का मैदान है प्रमुख, और एक नीचे है घास का मैदान। दो प्रमुख घास के मैदान है जहां से प्रश्न बनते हैं। तो भाई साहब एक जो घास का मैदान है ऊपर, इसको बोलते हैं सवाना घास का मैदान, सवाना घास मैदान। कैसा है घास मैदान? तो भाई साहब ये कर्क और मकर के बीच में स्थित है, मतलब ये उष्ण कटिबंधीय है, उष्ण कटिबंधीय घास मैदान है। ठीक है, और याद रखना है सवाना घास मैदान को हाथी घास भी कहा जाता है। बहुत ऊंचे ऊंचे घास होते हैं यहाँ पर, क्या कहते हैं, हाथी घास भी कहा जाता है। क्लियर है, सिंपल सा। उसके बाद जो नीचे घास का मैदान है, समझना अच्छे से, ये वाला, ये कौन सा घास का मैदान है? वेल्ड, वेल्ड्स घास मैदान या वेल्ड्स ग्रासलैंड इसको बोला जाता है, वेल्ड्स नाम है। ठीक है, अब ये जो है थोड़ा नीचे है, मैंने ऊपर बना दिया है, बहुत ही नीचे है, ये इधर साइड है। और जब इधर साइड है तो ये कैसा है? शीतोष्ण घास का मैदान है, ये इंपॉर्टेंट है, शीतोष्ण घास मैदान है। ऊपर वाला कैसा है? उष्णकटिबंधीय, और ये कैसा है? शीतोष्ण। क्लियर है, इतनी चीजें याद रखनी है। तो प्रमुख ही दो ही घास के मैदान है यहाँ पे। ठीक, और क्या देखें हम लोग, और कुछ देख लेते हैं। और यहाँ से जो चीजें पूछी जाती हैं, जनजातियों से क्वेश्चन आते हैं। हाँ ठीक है, जनजाति देख लेते हैं आप। देखिए एक तो मैं यहाँ पे जनजाति बता देता हूँ आपको, इधर साइड, ये आपको दिख रहा है अच्छे से, एक इधर साइड है ये, एक इधर साइड है ये, एक इधर साइड है। आप तो आपको लोकेशन वाइज पता चल गया होगा कि हम लोग कहाँ घूम रहे हैं। ठीक है, एक इधर साइड है किनारे, और एक इधर साइड है। समझना अच्छे से एक एक पॉइंट। ये जो है, ये जाहिर सी बात है एक सहारा मरुस्थल वाला क्षेत्र है, सहारा मरुस्थल। तो सहारा मरुस्थल में हम लोग क्या देख रहे हैं? हम लोग देख रहे हैं जनजाति, प्रमुख जनजातियां। अब यहाँ पे क्या है, सहारा मरुस्थल, तो सहारा मरुस्थल में कौन सी जनजाति है? तो याद रखना है बद्दू, बद्दू जनजाति। एक है बद्दी जो कि उत्तराखंड में आपने पढ़ी होगी, और एक है बद्दू जो कि अफ्रीका में सहारा मरुस्थल। उसके बाद जी आप देख रहे हो इधर साइड क्या है, इधर साइड क्या है? नाइजीरिया है, नाइजीरिया है। नाइजीरिया में दो प्रकार की जनजातियां प्रमुख है, कौन सी? एक है हाउना, हाउना, और एक है फुलानी, फुलानी। तो हाउना फुलानी कहाँ की है? अफ्रीका की है, नाइजीरिया वाले क्षेत्र की। उसके बाद ये आप देख रहे हो क्या है? केनिया है, केनिया है। यहाँ पे कौन सी जनजाति है? यहाँ पे जनजाति है मसाई, मसाई एसटी लिख देता हूँ, ठीक, मसाई जनजाति। उसके बाद ये आप देख रहे हो क्या है? ये आप देख रहे हो ये है कांगो बेसिन, कांगो बेसिन। यहाँ पे कौन सी जनजाति है? यहाँ पे दो प्रकार की है, एक है पिग्मी, पिग्मी, एक है बंतू, पिग्मी और बंतू। देखो बद्दू ऊपर है और ये है बंतू। ठीक, उसके बाद ये है कालाहारी मरुस्थल, कालाहारी वाला क्षेत्र है। यहाँ पे कौन सी जनजाति है? जब भी कालाहारी पूछेगा तो दो बतानी है, एक है बुशमैन, बुशमैन आपको दिख रही है, मैं बोल रहा हूँ लिख लेना है, बुशमैन। ठीक है, और एक है जूलू, क्या है? जूलू। तो बुशमैन और जूलू जनजाति कहाँ पे? ये कालाहारी वाले क्षेत्र में। और कुछ बचा? हाँ एक बचा है, ये क्या है? नामीबिया, नामीबिया। नामीबिया में कौन सी जनजाति है? याद रखना है खोई, यहाँ पे जनजाति खो जाती है, मतलब ऐसे याद कर लेना है। तो खोई जनजाति कहाँ पे है? नामीबिया में। क्लियर है, तो ये प्रमुख जनजातियां हैं। और जनजातियों से भी बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं, सिर्फ और सिर्फ या तो मिलान करने को आ जाएगा कि भैया पिग्मी जनजाति किस महाद्वीप में या किस क्षेत्र में पाई जाती है, तो कांगो में, और नहीं तो आएगा अफ्रीका में। ठीक है ना, तो ये ओवरऑल आपको जनजाति याद रखनी है। उसके बाद और कुछ देख लें अगर हम लोग, तो यहाँ पे हम लोग कुछ चीजें देख लेते हैं। जैसे नीचे जो है यहाँ साइड क्या है? किम्बरले, किम्बरले की खान है। एक किम्बरले पठार हम लोगों ने कहाँ देखा था? ऑस्ट्रेलिया में देखा था। ये किसके लिए प्रसिद्ध है? हीरे के लिए प्रसिद्ध, हीरे के लिए। ठीक, और
यहां साइड, नीचे ही साइड दक्षिण अफ्रीका में क्या है, एक है जोहान्सबर्ग, जोहान्सबर्ग है। ये किस लिए प्रसिद्ध है, तो भाई साहब ये विश्व की स्वर्ण नगरी, सोने के भंडार यहाँ पाए जाते हैं, स्वर्ण के भंडार, इसी वजह से इसको विश्व की स्वर्ण नगरी भी कहा जाता है, स्वर्ण नगरी, ठीक है ना। उसके बाद इधर साइड क्या है, ये तो नाइजीरिया वाला क्षेत्र है, नाइजीरिया। ये किस लिए प्रसिद्ध है, पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है, पेट्रोलियम। और यहीं पर नाइजीरिया जो है पाम ऑयल के लिए प्रसिद्ध है, पाम ऑयल, ठीक है ना। वो जब नदियां हम लोग विस्तार पढ़ेंगे तब बताएंगे उसके बारे में। उसके बाद एक यहाँ बीच में कटंगा, कटंगा का पठार हम लोगों ने पढ़ा था, कटंगा पठार। कटंगा पठार किसके लिए है, तो कटंगा पठार क्षेत्र में तांबा का उत्पादन काफी अच्छी मात्रा में होता है, तांबा का उत्पादन, ठीक। और उसके बाद 2 पॉइंट ध्यान रख लेने हैं इंपॉर्टेंट। इधर साइड है आइलैंड साइड, ठीक है ना। क्या आइलैंड है, आइलैंड का नाम है जंजीबार, जंजीबार। और एक आइलैंड है पेम्बा, जंजीबार और पेम्बा। ये किस लिए प्रसिद्ध है, याद रखना है, इनको बोला जाता है विश्व की लौंग, मतलब विश्व में 90% जो लौंग है, 90% उत्पादन यहीं से होता है लौंग का, समझ गए मेरी बात। तो विश्व की लौंग, 90% लौंग उत्पादन जंजीबार या पेम्बा। ये पूछा जाता है बार बार कि विश्व में सर्वाधिक लौंग जंजीबार में उत्पादित होता है। जंजीबार कहाँ स्थित है, अफ्रीका में है, ऑस्ट्रेलिया में है, उत्तरी अमेरिका में है या एशिया में है, तो भैया अफ्रीका में है, अफ्रीका के खासकर पूर्वी क्षेत्र में है, ठीक। तो ये कुछ हो गए प्रमुख खनिज संसाधन, ठीक है। तो आपको इतनी चीजें मेरे हिसाब से समझ में आ गई होंगी, और हम लोगों ने अफ्रीका लगभग पूरी तरीके से समाप्त कर दिया है। अफ्रीका में जो कुछ भी छोटी मोटी चीज़ें बसती हैं और जो नदियाँ वगैरह डिटेल बसती है, तो ये हम लोग जब भी MCQ क्वेश्चन आएंगे इनके, इन वीडियोस के बाद, उस पर हम लोग बहुत ही विस्तार से कवर कर लेंगे। बस इनके माध्यम से जो मैंने मैपिंग बताई है उसके माध्यम से आपको एक ओवरऑल ड्राफ्ट तैयार हो गया होगा दिमाग में कि हाँ यहाँ पे क्या क्या, अफ्रीका में क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। और यहीं से आपके ज़्यादातर प्रश्न बनना शुरू हो जाते हैं, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा डिटेलिंग जाने की आवश्यकता नहीं है। तो आज की वीडियो का एंड करते हैं यहीं पर। वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और शेयर कर देना अपने दोस्तों में, ठीक है। मटेरियल बहुत ही बढ़िया मिलेगा, कंटेंट एक नंबर मिलेगा, ये मैं बता देता हूँ। और आप भी अगर रेगुलर हो तो आपको पता चल चुका होगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।